स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में रुदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था वो हमने पढ़ा था। उसका वीडियो मैंने 3D एनिमेशन भी आपको भेजा था और प्रैक्टिकल में वो कैसे होता है गैगर मस्डन जो प्रैक्टिकल में गैगर मस्डन का जो इंस्ट्रूमेंट का पूरा सेट और वो कैसे प्रैक्टिकल होता है वो भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको भेजा था। तो यहाँ पे एटम को एक्सप्लेन करने की ये सभी ट्राई हो रही है, क्योंकि पहले एटम कैसा है वो मालूम ही नहीं था। तो एटम का स्ट्रक्चर समझने की ये सब लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। तो जे थॉमसन ने थोड़ा बताया, फिर उसके बाद रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने थोड़ा बताया। तो यहाँ पे रुदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था अल्फा स्कैटरिंग का, उसमें रुदरफोर्ड ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ देख ली कि कोई भी एटम होगा उसके सेंटर में बहुत ही छोटा एक ऐसा पोर्शन होगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड होगा और वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और वही सेंटर में एटम का ऑलमोस्ट मास जो होता है वो वही सेंटर में ही कॉन्सेंट्रेट होगा। मीन्स एटम जो होगा, क्योंकि एटम को वो कोई भी देख नहीं सकता है, तो यहाँ पे जो थियरी आ रही है एक के बाद एक, तो रुदरफोर्ड ने क्या बताया? रुदरफोर्ड ने बताया, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, he proposed that the entire mass and positive charge of an atom resides in a very small region at its center, means the nucleus। उसको नाम दिया न्यूक्लियस। मीन्स जो सेंटर होगा, न्यूक्लियस होगा, उसमें ही एटम का ऑलमोस्ट मास उसमें ही है और वो सेंटर पॉजिटिव है। याद रखना बच्चों, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखी है जो सेंटर है वो पॉजिटिव है। तो एक बात बताओ, ये सेंटर पॉजिटिव है वो कैसे मालूम हुआ? क्योंकि आपको मालूम है जो अल्फा पार्टिकल, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, अल्फा पार्टिकल जैसे ही सेंटर के नज़दीक आते हैं तो वो अपना रास्ता डाइवर्ट करते हैं। तो वो क्यों डाइवर्ट करेंगे? क्योंकि सेंटर भी पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। इसलिए इतना पता लग गया कि कोई भी न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिव है और उसमें ही एटम का ऑलमोस्ट मास रहा है, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी डेंसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को मीन्स न्यूक्लियस को क्रॉस करके अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से बाहर नहीं निकल सकता था। तो इतना समझ में आ गया कि एक तो वो पॉजिटिव होगा और दूसरा वो बहुत ही डेंसर, ज़्यादा डेंसर और स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके अंदर ही ऑलमोस्ट एटम का मास रहा है। फिर दूसरी बात रुदरफोर्ड ने बताई, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव राउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो छोटे से न्यूक्लियस, छोटे से सेंटर के आसपास वो घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिसको रुदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहा गया। रुदरफोर्ड ने जो ये मॉडल दिया, वो मॉडल को रुदरफोर्ड्स प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहा गया, क्योंकि जैसे प्लेनेट में क्या होता है बच्चों? सन बीच में होता है, सन जो होता है वो बीच में होता है, और ये जो सन बीच में है और इसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। इसके अराउंड क्या होता है? प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। ये जो प्लैनेट होते हैं वो कोई भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, सन से 10,000 किलोमीटर दूर, सन से 10 लाख किलोमीटर दूर, सन से 15 लाख किलोमीटर दूर, कोई भी ऑर्बिट ले लोगे ये प्लैनेट घूम सकते हैं। क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है? क्लासिकल फिजिक्स कहेगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल घूमता है, तो जब भी ऑब्जेक्ट गोल घूमता है तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सन के अंदर मास m1 है, ये दूसरा प्लेनेट है उसका मास m2 है, तो m1 और m2 मास के बीच में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है।
क्या लगता है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जो लगता है टूवर्ड्स सेंटर। तो सेंटर से अपोजिट साइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r लगता है, सेंटर से अपोजिट साइड। और टूवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको मालूम है F = G m1 m2/r²। ये फोर्स लगेगा टूवर्ड्स सेंटर और सेंटर से अपोजिट लगेगा mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तब ये प्लेनेट यहाँ पे ही रह के, इतना दूर ही रह के इजीली घूम पाएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे रेडियस मीन्स r चेंज होगी, तब ये वेलोसिटी चेंज होगी, मीन्स यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, प्लेनेट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स कोई भी ऑर्बिट पे घूम सकता है, यहाँ, कितना भी दूर रह के प्लेनेट घूम सकता है। प्लेनेट यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, जहाँ भी प्लेनेट का मन हो प्लेनेट घूम सकता है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है, ये स्पेस में कहीं भी कितना भी दूर, सन से कितना भी दूर कोई भी ऑर्बिट में प्लेनेट घूम सकता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसकी ये वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे वो दोनों फोर्स इक्वेट हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स दोनों ही इक्वल हो। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे रुदरफोर्ड ने क्या बताया, रुदरफोर्ड ने बताया कि यहाँ पे दो चीज उसने बताई। यहाँ पे पहली बात तो उसने ये बता दी कि एटम का कंप्लीट मास जो है, पूरा मास, कंप्लीट मास वो कहाँ पे? न्यूक्लियस में है, बीच में है। और वो न्यूक्लियस, बीच वाला जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है। तो जैसे सन और उसके आसपास कौन घूमते हैं? प्लेनेट। उसी तरह से रुदरफोर्ड ने क्या बताया, बीच में है न्यूक्लियस और उसके आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो बीच में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव है और पूरे एटम का ऑलमोस्ट मास तो बीच में ही रहा हुआ है। इस तरह की बात रुदरफोर्ड ने बताई। दूसरा क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ये न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते रहते हैं। ये दो चीज रुदरफोर्ड ने बताई। तो ये जो मॉडल हुआ वो प्लेनेटरी मोशन जैसा ही हुआ। देखो प्लेनेटरी मॉडल जैसा ही हुआ, क्योंकि सन बीच में होता है और उसके आसपास प्लेनेट घूमते हैं। सन बीच में होता है, उसके आसपास प्लेनेट घूमते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस बीच में होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो यहाँ पे प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो प्लेनेटरी मॉडल जैसा ही था यहाँ पे। तो यहाँ पे रुदरफोर्ड ने इतना बताया, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक है। रुदरफोर्ड ने ये जो मॉडल दिया, मॉडल सन और प्लेनेट जैसा ही है, बीच में न्यूक्लियस, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन। ये मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, देखो उसका ड्रॉबैक क्या है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये बाद में पता लगा कि रुदरफोर्ड ने तो जो जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उससे एक स्टेप आगे बढ़ के रुदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ बताई। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो उसका ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ये है क्योंकि रुदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, जैसे प्लेनेट कोई भी ऑर्बिट में घूम सकते हैं, यहाँ कहीं भी प्लेनेट गोल घूम सकता है। वैसे रुदरफोर्ड ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकते हैं। तो प्लेनेट को जो फिजिक्स अप्लाई होता है ना वो है क्लासिकल फिजिक्स। प्लेनेट को कौन सा फिजिक्स अप्लाई होता है? क्लासिकल फिजिक्स। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स प्लेनेट सन के आसपास कहीं भी घूम सकता है। ये जो प्लेनेट होता है ना सन के आसपास कहीं भी, कितना भी दूर, जहां मन चाहे वहां घूम सकता है। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, एटम को जो फिजिक्स अप्लाई होता है वो क्वांटम फिजिक्स होता है। तो क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहां भी उसका मन हो वहां नहीं घूम सकता है। तो ये जगह पे रुदरफोर्ड गलत हुआ। रुदरफोर्ड ने तो ये बताया था इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, लेकिन एटम को जो अप्लाई होता है वो फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स नहीं है, वो फिजिक्स क्वांटम फिजिक्स है।
तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स एन इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग ऑन इट्स काइनेटिक एनर्जी कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट आउट ऑफ द इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट। तो रुदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को भी क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई होगा और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन भी कहीं भी घूम सकता है, ऐसा रुदरफोर्ड ने बताया। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है तो क्या होगा, देखो, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट परफॉर्म्स एन एक्सीलरेटेड मोशन बट एन एक्सीलरेटेड चार्ज radiates energy in the form of electromagnetic radiation. Hence, its radius should go on decreasing. यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट में घूमने लगा तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होगी वो एक्सिलरेटेड हो जाएगी और एक्सिलरेशन करता हुआ कोई भी चार्ज एनर्जी बाहर थ्रो करेगा, रेडिएट करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रेडिएट करेगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी ये बाहर थ्रो कर देगा, अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगा, तो यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होगी तो ये घूमता हुआ गोल नहीं घूम सकेगा, इस तरह से स्पाइरल होता हुआ स्लोली पास आता जाएगा और बीच में जो न्यूक्लियस है ना, ये बीच में न्यूक्लियस, उसके अंदर वो समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्ट इतने दूर उसको घूमना था, लेकिन क्या हुआ, रुदरफोर्ड ने क्या बताया, क्लासिकल फिजिक्स की तरह इलेक्ट्रॉन भी कहीं भी घूम सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है तो उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? एक्सिलरेटेड मोशन होगी। और कोई भी चार्ज अगर एक्सिलरेशन करता है, तो मैंने आपको बताया था, चार्ज अगर एक्सिलरेशन करता है तो चार्ज एक्सिलरेशन करता हुआ चार्ज अपनी एनर्जी बाहर थ्रो कर देता है, एनर्जी रेडिएट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करने लगेगा? रेडिएट करने लगेगा। तो यही इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम होती जाएगी, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन स्लोली नज़दीक आता जाएगा। किसके नज़दीक? न्यूक्लियस के नज़दीक। तो ये न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहा है और एनर्जी कम हो रही है और रेडियस भी कम हो रही है और लास्ट में क्या होगा? यही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अंदर समा गया तो आप सोचो कि ये जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, आपको मालूम है, एटम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए बीच में न्यूक्लियस और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जा बैठे तो होगा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा, आसपास वाले इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही नहीं। तो एटम जो है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, hence such an orbit would not be circular, rather it will be spiral, terminating it at its nucleus as shown in figure। तो यहाँ पे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ स्पाइरल, उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर नहीं होगा लेकिन स्पाइरल बन जाएगा और लास्ट में न्यूक्लियस में वो जा पहुँचेगा। तो यहाँ पे ये जो मॉडल दिया था रुदरफोर्ड ने, वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ पे देखो अप्लाई हो रहा है कि भाई पॉजिटिव सेंटर जो है वो पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही ऑलमोस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन उसके आसपास घूमते हैं। लेकिन उसने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में कहीं भी घूम सकते हैं, जैसे प्लेनेट घूमते हैं। ये उसने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे क्लासिकल फिजिक्स की तरह, क्लासिकल फिजिक्स की नज़र से रुदरफोर्ड ने एटम को एक्सप्लेन किया। और क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलता है कि जो भी घूमता है ऑब्जेक्ट, जैसे सन के आसपास जो प्लेनेट घूमता है वो कहीं भी घूम सकता है, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कहीं भी घूम सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आया कि कोई भी ऑर्बिट में कहीं भी घूमने वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन करेगा और वो कंटिन्यू अपनी एनर्जी बाहर थ्रो करेगा और उसकी रेडियस कंटिन्यू डिक्रीज होती जाएगी और डिक्रीजिंग रेडियस वाला इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ पे वो बीच में न्यूक्लियस में समा जाएगा। तो ये स्टेबल नहीं है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, रुदरफोर्ड ने कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की हुई है। तो जितना रुदरफोर्ड ने यहाँ पे बताया उसमें जो ड्रॉबैक्स है वो भी यहाँ पे मैंने लिखे हुए। तो देखो यहाँ पे मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आप है ना, इसका मैंने पूरा एनिमेटेड वीडियो दिया हुआ है जिससे आपको ये समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन में या तो टेक्स्ट बुक रीड करने से
रेफरेंस बुक रीड करने से ये जो लिखा हुआ है वो इतना समझ में नहीं आता है। तो मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा वीडियो दिया हुआ है, वो आप वीडियो प्लीज़ देखो, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, ओके? तो आपको पूरा समझ में आएगा।